हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। आपकी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज के अंदर आज हम ले आए हैं मनी इन बैंकिंग के एमसीक्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मनी इन बैंकिंग ऑफ दिस इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स। गुड्स के बदले में जब गुड्स एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? चार्टर, मनी, बार्टर या नन ऑफ दिस? सिंपल क्वेश्चन, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स, जिसको हम सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी इकोनॉमी बोलते थे। तो गुड्स के बदले में गुड्स के एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रोसेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी? इसका आंसर बताइए। यानी कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी कौन सी ऐसी चीज है जो जनरली हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है? बैंक ड्राफ्ट, मनी, बिल ऑफ एक्सचेंज या नन ऑफ दिस? मनी कैसी चीज है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, जनरली एक्सेप्टेबल है, इसलिए मनी इसका आंसर है। बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज कोई भी जनरली एक्सेप्ट नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स गिव हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट? हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट? करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या नन ऑफ दिस? इसमें से आप देखो, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स जो डिपॉजिटर्स को करंट कोई इंटरेस्ट देता ही नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं। उसके अलावा एक हमारे पास सेविंग्स डिपॉजिट होते हैं। सेविंग्स डिपॉजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंक्स के थ्रू, इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक इसमें से क्या काम नहीं करता? पेपर नोट्स इशू, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, एडवांसिंग लोन या क्रेडिट कंट्रोल? कमर्शियल बैंक के अगर फंक्शन में देखा जाए तो वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, एडवांस लोन भी देता है और क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है, लेकिन पेपर नोट्स इशू नहीं करता, तो ये इसका फंक्शन नहीं है। ओके, क्लियर? कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछेगा मुझसे इस कमेंट सेक्शन में। विच बैंक इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट होता है आखिरी सहारा। जब बैंक्स के पास सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं तो आखिरी सहारा किसके पास जाता है? तो किस बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बोलते हैं? कमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक या सेंट्रल बैंक? आरबीआई कौन है हमारा? सेंट्रल बैंक। तो इसका मतलब आखिरी सहारा जो है इन कमर्शियल बैंक्स का वो क्या है? सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारी आरबीआई, हमारे इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड? कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1945, 1947, 1935 एंड 1953। किसी को पता है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एक्ट बनाया था, उसके अंदर आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसका आंसर है 1935। सेवंथ क्वेश्चन इज, विच बैंक एंजॉयज मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू? मोनोपोली पावर यानी कि नोट इशू करने की पावर किस बैंक के पास है? नाबार्ड, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक या नन ऑफ दिस? नाबार्ड जो एग्रीकल्चर में क्रेडिट देता है, सेंट्रल बैंक आरबीआई है, कमर्शियल बैंक एसबीआई और पीएनबी या आईसीसी बैंक जैसे बैंक हो गए। तो नोट इशू कौन करता है? हमारा आरबीआई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच फंक्शन मनी इज एक्सेप्टेड एज यूनिट ऑफ अकाउंट? मनी इज एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ अकाउंट, ये कौन सा फंक्शन है? मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स या स्टोर ऑफ वैल्यू? स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि जिसमें पैसे को स्टोर कर सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट जिसमें हम पैसे को लोन देने और लेने में यूज करते हैं, ये फंक्शन यूज करते हैं, मीडियम एक्सचेंज लेने देने के लिए जो हम करेंसी का यूज करते हैं, और मेजर ऑफ वैल्यू ये वो चीज है जिसमें हम चीज को नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। तो यूनिट ऑफ अकाउंट जो है वो हमारा अकाउंटिंग मेजरमेंट के लिए मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन यूज करता है, ये मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई? मनी सप्लाई के 4 मेजर्स थे, M1, M2, M3 एंड M4। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा मेजर है मनी सप्लाई का इन चारों में से जिसको हम नैरो कंसेप्ट यानी कि नैरो मनी बोलते हैं। नैरो मनी हमारे पास M1, M2, M3, M4 में जो सबसे पहला M1 है, इसको बोलते हैं हम नैरो मनी। द इश्यू ऑफ 1 रुपी करेंसी नोट, 1 रुपए का जो नोट है कौन इश्यू करता है? इज द लायबिलिटी ऑफ विच डिपार्टमेंट? इश्यू डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई का इश्यू डिपार्टमेंट या आरबीआई का बैंकिंग डिपार्टमेंट? कौन इश्यू करता है 1 रुपए का करेंसी नोट? सारे करेंसी नोट्स 1 रुपए को छोड़ के और कॉइन्स को छोड़ के वो आरबीआई इशू करता है, लेकिन 1 रुपए का नोट हमारी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इसका मतलब इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये इशू करते हैं हमारे 1 रुपए के नोट्स। वित्त मंत्रालय। 11th क्वेश्चन इज M1 इज इक्वल टू डैश प्लस डिपॉजिट्स विद पब्लिक। क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर करेंसी आएगी, डिपॉजिट्स आएंगे, टर्म डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, नन ऑफ दिस। M1 के अंदर होता है हमारा C प्लस DD प्लस OD। तो यहां पर अगर DD है, डिपॉजिट्स विद पब्लिक है, तो सिर्फ C वाला पार्ट जो करेंसी वाला पार्ट है दैट विल कम अंडर दिस आंसर। M2, M1 का देखा, M1 का हम C प्लस DD प्लस OD होता है, पर M2 क्या होता है? M2 के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? M1 में नेट टाइम डिपॉजिट्स ऐड करके, या M1 में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस ऐड करके, या M1 में सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ऐड करके, या करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट जो हमारा C प्लस DD होता है, ये तो हमारा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट तो M1 ही हो गया। पर M1 के अलावा अगर हम पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स अकाउंट होते हैं, सेविंग्स डिपॉजिट्स होते हैं, वो ऐड कर दिए जाएं तो हमारे पास M2 का कैटेगरी बन जाती है। तो इसका आंसर है C। M3, M2 देखा हमने, M3 क्या होता है? M3 जो होता है उसमें फिक्स डिपॉजिट ऐड करते हैं, बस सेविंग डिपॉजिट ऐड नहीं करते। तो करेंसी विद प्लस डिमांड डिपॉजिट जो है वो तो हमारा M1 हो गया, पर M1 को M2 ऐड करके M3 नहीं आता, तो ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब दो गलत हो गए तो ऑल ऑफ दिस वैसे भी नहीं हो सकता। तो सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर है एलिमिनेशन मेथड से कि M1 में अगर टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दे बैंक्स के अंदर हमारे फिक्स डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, तो हमारा M3 निकल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मनी प्रॉपर? मनी प्रॉपर किसको बोलते हैं? बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टाइम डिपॉजिट्स या करेंसी नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। इसके अंदर से जो मनी प्रॉपर है, एक्चुअल मनी जो है, वो करेंसी नोट्स और डिमांड डिपॉजिट्स ही कहलाते हैं। Another and last question, bills of exchange are sometimes known as near money, transferable assets, claims receivable या business obligations। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कई बार नियर मनी बोलते हैं। नियर मनी वो यानी जो मनी के फॉर्म में तो नहीं है, पर मनी में इजीली बहुत ही जल्दी टाइम में, रियल टाइम में या बहुत ही शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट की जा सकती है। तो नियर मनी बिल ऑफ एक्सचेंज इसमें आते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मनी बैंकिंग के। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड। अगर आपको और भी लगता है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू चाहिए, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली गिव यू द पीपीटी एंड द वीडियो ऑफ दैट पॉइंट। ओके, तो जिस भी टॉपिक पर आपको एमसीक्यू चाहिए वो मुझे बताइए इस कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए, एमसीक्यू सीरीज के लिए आप बने रहिए। स्टे कनेक्ट विद लर्निंग कॉमर्स, स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।